जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में, जहां हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, बीएड एंट्रेंस के एग्ज़ाम की तैयारी हमारे चैनल पर करवाई जा रही है, जिसमें आपको सारा का सारा सिलेबस पढ़ाया भी जा रहा है, फिर क्वेश्चन भी आपको हल करवाए जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हिंदी के कुछ प्रश्न हल करने वाले हैं। हम क्वेश्चन नंबर 76 से हल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 75 तक हमने पहले ही हल किया हुआ था। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक व कमेंट बहुत ज़रूरी है। कमेंट करके अपनी समस्या ज़रूर बताएं, ताकि उसका समाधान अगले वीडियो में किया जा सके। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। क्या कहता है पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, छायावादी युग के प्रवर्तक हैं, है ना। छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन आपको 4 दिया हुआ है: जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, सुमित्रानंदन पंत या फिर रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, जयशंकर प्रसाद को छायावादी युग का प्रवर्तक कहा जाता है। प्रसाद जी जन्म से ही, है ना, प्रसाद जी की प्रथम रचना, पहली जो इनकी रचना थी वो झरना थी। याद रखेंगे, पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद की पहली रचना कौन सी थी, तो उसका नाम था झरना। कब वो प्रस्तावित की गई, है ना, तो सन 1918 में जयशंकर प्रसाद के झरना का प्रस्तावित हुआ, यानी कि उसका अनावरण हुआ। तो छायावादी युग के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1918 में इनकी पहली पुस्तक झरना आई थी, और तभी से सन 1918 से ही छायावादी युग का प्रारंभ हुआ। ये भी आप याद रखेंगे। पूछ दिया जाता है, मान लेते हैं क्वेश्चन पूछ दे, तो छायावादी युग का प्रारंभ कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1918 में, जब जयशंकर प्रसाद की पहली रचना झरना 1918 में आई थी, तभी से छायावादी युग का प्रारंभ हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पावक शब्द उदाहरण है: ए दीर्घ स्वर संधि का, बी गुण स्वर संधि का, या फिर सी वृद्धि स्वर संधि का, या फिर अयादि स्वर संधि का। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, अयादि स्वर संधि का। कैसे इसकी पहचान करेंगे दोस्तों? याद रखेंगे, जब ए, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसे क्या कहते हैं? ए या ऐ या आय को ओ, औ को तथा को औ, और औ क्या हो जाता है? आव हो जाता है। फिर से समझ लें कि जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई दूसरा स्वर आ जाता है तो ए क्या बन जाता है? ऐ बन जाता है, और ऐ क्या बन जाता है? आय बन जाता है, और ओ क्या बन जाता है? औ बन जाता है, और औ क्या बन जाता है? आव हो जाता है। तो उसे बोला जाता है अयादि स्वर संधि। ये था आपका राइट आंसर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ और समझा देता हूँ। जैसे ने धन अयन बराबर क्या हो जाएगा? नयन। नय धन अख क्या हो जाएगा? नायक। पौ धन अन क्या हो जाएगा? पवन। उसी के हिसाब से हमारा हो जाएगा पौ धन अक बराबर पावक। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सामान्यता काव्य में कुल कितने भेद बताए गए हैं? सामान्यता कितने भेद बताए गए हैं काव्य में? इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा दोस्तों? तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका कौन सा? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 2। कौन कौन से हैं इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। सामान्यता काव्य के कुल 2 भेद बताए गए हैं। पहला दृश्य काव्य तथा दूसरा श्रव्य काव्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसारण का विलोम शब्द है।
प्रसारण का विलोम शब्द क्या है? प्रतिपादन, आरक्षण, आकुंचन या फिर सदर्शन। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आकुंचन। कैसे है वो समझ लेते हैं। प्रसारण का विलोम शब्द आकुंचन है। कैसे है? क्योंकि प्रसारण का अर्थ होता है फैलाना, जबकि आकुंचन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सिकुड़ना, है ना। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? विपरीत हो गए। आपका सही उत्तर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोक संस्कृति का जन्म हुआ शहरों में, गाँवों में, कस्बों में, विद्यालयों में। इसका राइट आंसर है दोस्तों गाँवों में, है ना। सबसे पहले जो लोकगीत गाई गई, है ना, वो कहाँ गाई गई? गाँवों से होकर ही संस्कृतियाँ आगे जाती हैं। जैसे भारतीय लोक संस्कृति ही आत्मा भारतीय साधारण जनता है, जो कि नगरों से दूर गाँवों वन प्रांतों में निवास करती है। मतलब जो गाँव के लोग हैं वही लोग संस्कृति को बनाने का काम करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। कृपाण, कृपाण शब्द है आगत, देशज, तद्भव, तत्सम। इसका पिछले वीडियो में भी इस प्रकार के प्रश्नों को हमने हल किया हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? देखिए तत्सम। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तत्सम। तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब समान, उसके समान का मतलब क्या होता है? संस्कृत के समान। जो संस्कृत के समान लग रहा हो वर्ड, वो आप तुरंत बताएंगे क्या? तत्सम। तो कृपाण लग रहा है ना संस्कृत जैसा मिलता जुलता, तो इसे क्या बोलेंगे हम? तत्सम बोलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कृपाण का अर्थ क्या हो? तद्भव की बात अगर हम कर देंगे तो इसका मतलब हो जाता है कटार। इसका उल्टा क्या होगा? कटार होगा। और इसका तत्सम क्या होगा? याद रखेंगे तद्भव तत्सम में भी क्वेश्चन बना के देता है। तो कृपाण का क्या होगा? कटार होगा, तद्भव, और तत्सम क्या होगा? कृपाण होगा। समझ गए? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। दिया है बुद्धि भ्रमित होना, बुद्धि भ्रमित होना का मुहावरे का किस मुहावरे का सही अर्थ है? बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? चक्कर में पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, धोखा खाना, उल्लू बनाना, है ना। चक्कर में पड़ना का मतलब किसी के पीछे पड़ जाना, अक्ल पर पत्थर मतलब बुद्धि खराब हो जाना, धोखा खाना समझ ही रहे हैं, जबकि उल्लू बनाना मतलब किसी को बेवकूफ़ बनाना। तो बुद्धि भ्रमित हो जाना मतलब उलझ सा जाना, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चक्कर में पड़ना इसका राइट आंसर है। जैसे मैं आपको एक वाक्य प्रयोग करके बता ही देता हूँ, जैसे समझ लीजिए इस बात को। मेरे मित्र ने ऐसा प्रश्न पूछा कि मैं क्या हो गया? चक्कर में पड़ गया। मतलब मेरी बुद्धि क्या हो गई? भ्रमित हो गई। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, चक्कर में पड़ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिर से बोझ उतरना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सिर से बोझ उतरना मुहावरे का अर्थ क्या है? भार टालना, जमीन पर कुछ पटकना, बक्सा रखना, या फिर बात पक्की हो जाना। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर ए, सिर से बोझ उतारना। इसका मतलब क्या हो जाना? भार टालना। जैसे रमेश का कर्ज माफ़ करके उसके मित्र ने उसके सिर से क्या कर दिया? बोझ उतार दिया। जैसे टीचर की बात कर लें, है ना, टीचर आज कॉपी ना चेक करके अगले दिन चेक करने के लिए कह दे तो वो बोझ उतरा नहीं दोस्तों, बल्कि और बढ़ गया। ज़्यादा समस्या तो तब होती है जब हमें कोई मारने से ज़्यादा हमें है ना क्या करता है? डराता है कि कल तुम्हें बहुत मार मारूंगा, बल्कि आज मान ले वो कबूल है, लेकिन कल वाला कह देते तो कल हम टेंशनाइज रहते, पूरे दिन भर रात भर हम टेंशन में ही रहते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? भार टालना। दिया निम्नलिखित में ऋण शब्द कौन सा है? वाचनालय, समतल, या फिर विद्यालय, या फिर पशु। इसका राइट आंसर क्या है? रूढ़ शब्द। क्या होते हैं रूढ़ शब्द? इसको भी मैंने पढ़ाया हुआ है, इसका वीडियो पहले ही बन चुका है, मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या है? पशु है। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता, जो परंपरा से किसी विशिष्ट अर्थ में चले आ रहे हैं, जैसे पशु। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसका कोई, अगर इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जैसे देखिए वाचन धनालय, विद्या धनालय, सम और तल अलग अलग। पशु में ये क्या, इसे अलग आप नहीं कर सकते, तो जिसे अलग नहीं, अलग करने के बाद जिनका कोई अर्थ ना निकले वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रूढ़ शब्द। जैसे पशु अलग करेंगे इसका कोई मतलब नहीं होने वाला, प अलग कर देंगे, सु अलग कर देंगे, ना पा का कुछ अर्थ निकल रहा है ना सु का अर्थ निकल रहा है ना। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
महोत्सव में संधि है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, है ना। महोत्सव में कौन सी संधि है? गुण संधि, विसर्ग संधि, अयाद संधि या फिर व्यंजन संधि। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? फटाफट बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है आपका गुण संधि, है ना। कैसे पहचानेंगे गुण संधि की? क्या पहचान होती है? जब अ और आ के आगे ई या बड़ी ई या फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री हो तो उसे क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? गुण संधि बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको महोत्सव का संधि विच्छेद करके बता देता हूँ। महाधन उत्सव, यहाँ आ और ऊ मिलके क्या बन गए हैं? ओ बन गए हैं। तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? गुण संधि हो जाएगी। जैसे उपधन इंद्र, उपेंद्र हो जाएगा। रमाधन ईश क्या हो जाएगा? रमेश हो जाएगा। चंद्रधन उदय क्या हो जाएगा? चंद्रोदय हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न आपको दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अभी तक आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और हम इसी तरीके से बेहतरीन वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? अंबर का विलोम है। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बार बार बचपन से आपने इसको कई बार हल किया होगा। अंबर का विलोम क्या होगा? अंबर का विलोम क्या होगा? अवनी, आकाश, अभिन्न, प्रक्षिप्त। राइट आंसर अवनी, पृथ्वी, अंबर, आकाश क्या होता है? उल्टा, पृथ्वी होती है। राइट आंसर क्या है आपका? अवनी। अंबर का अर्थ आकाश होता है, अवनी का अर्थ क्या होता है? धरती होता है, जो एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आपको कोई असुविधा होती है तो उसकी जानकारी हमें ज़रूर दीजिएगा, ताकि जिसका सुधार हम अगले वीडियो में कर सकें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? मुझे कैसा शब्द है? मुझे कैसा शब्द है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप बताते चलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए। मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, उत्तम पुरुष है या फिर प्रथम पुरुष है? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? फटाफट बताइए। राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होने वाला है? फटाफट बताइएगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें भाई। बताइए भाई, फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? मुझे कैसा शब्द है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या, कैसे पहचानेंगे मुझे उत्तम पुरुष है? कैसे पहचानेंगे? तो इसका जो कैसे, जब वक्ता लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मुझे, मैं, हम, ये सब क्या है? उत्तम पुरुष है। जब लेखक या कोई भी व्यक्ति सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मुझे, मैं या फिर हम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है बहिर्मुखी में समास है। बहिर्मुखी में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है, द्वंद्व समास है। दोस्तों, समास से जरूर क्वेश्चन आते हैं, आपको उलझा देगा ये क्वेश्चन, लेकिन ध्यान से देखिएगा, आ जाएगा। मैं इसीलिए आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताता चल रहा हूँ, ताकि इस प्रकार के प्रश्न अगर आपके परीक्षा में आ जाएँ तो आप श्योर होकर उसका आंसर देंगे। बहिर्मुखी में समास कौन सा है? अपव्ययीभाव समास या फिर द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए, अपव्ययीभाव समास। कैसे, वो समझ लेते हैं। जिस समास का पूर्व पद अपव्यय तथा प्रधान हो वह क्या कहलाता है? अपव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे बहिर्मुखी, इसका समास विग्रह क्या होगा? बाहरी मुख वाला, सब यानी कि सबसे घुलने मिलने वाला। पूर्व पद भई है जबकि अपव्यय है तथा प्रधान होने के कारण यह क्या है? अब पहला ही वाक्य अपने आप में प्रधानता रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अपव्ययीभाव समास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूरदास की साहित्यिक भाषा, मतलब सूरदास की जो साहित्यिक भाषा थी वो क्या थी? किस भाषा का प्रयोग करते थे सूरदास जी? राइट आंसर क्या है आपका? ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी या फिर मैथिली। किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो याद रखेंगे,
वो कृष्ण की भक्ति में ज़्यादा लीन रहते थे, इसकी वजह से, और कृष्ण की भाषा कहती थी ब्रज भाषा, है ना, ब्रजी भाषा उनकी थी, तो वो किस भाषा का प्रयोग करते थे? सूरदास ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। सूरदास भक्तिकालीन कृष्ण काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि हैं। इनकी रचना की, कुछ रचना की बात कर लें तो सूर सारावली, साहित्य लहरी ना, ये इनकी कुछ क्या हैं? प्रमुख रचनाएं हैं। जो आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से सूर की कौन सी रचना है, उसमें आपको ऑप्शन करके दे देगा, आपको वो ढूंढ के उसका राइट आंसर आपको लिखना होगा मेरे दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। फिर भी बार बार बता रहा हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे मेरे दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है आपसे अगला क्वेश्चन? चलते हैं, शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया है महाकाव्य में वर्णन होता है, जो महाकाव्य होता है उसमें किसकी बातें की जाती हैं? मानव जीवन के बृहद और व्यापक चित्रण का, या फिर मानव जीवन के सूक्ष्म पक्ष का चित्रण होता है, या फिर मानव जीवन के एकांकी पक्ष का चित्रण होता है, या फिर मानवेतर जीवन के बृहद पक्ष का चित्रण होता है? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आगे नहीं आ रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से पढ़िएगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मानव जीवन के बृहद तथा व्यापक चित्रण का। इसमें क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। जैसे ऐतिहासिक अथवा इतिहासत्रित होता है, मतलब ऐतिहासिक जो घटनाएं होती हैं उनका इसमें वर्णन किया जाता है। काली मिर्च में कौन सा समास है? काली मिर्च में कौन सा समास है? नाम से लग रहा है, समझने की कोशिश करें, नहीं समझेंगे तो मैं तो बचा हूँ आपके लिए, लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि आप एक सरकारी सीट कंफर्म कर लें, है ना। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, बाकी आपको भी कुछ थोड़ी सी मेहनत करनी है दोस्तों। लगातार मेरे साथ बने रहें, चैनल से लगातार जुड़े रहें, आपको लगातार इस तरीके के वीडियो मिलने वाले हैं। काली मिर्च कौन सा समास है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा है। कौन सा समास है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? कर्मधारय। मुझे लग रहा था आप लोग बता ही देंगे, फिलहाल बहुत अच्छा। कर्मधारय कौन सा है? कर्मधारय। जिस कैसे पहचानते हैं भाई कि कर्मधारय, कर्म को धारण करने वाला, है ना, कैसे समझिए। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद व उत्तर पद में से उपमेय तथा उपमान अथवा विशेषण विशेष का संबंध हो, वो कर्मधारय। जैसे काली मिर्च का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? काली है जो मिर्च, यहाँ पूर्व पद काली है ना, जो विशेषता बता रहा है, जबकि उत्तर पद मिर्च क्या है? विशेषण। तो इसे क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास बोलेंगे। तो काली मिर्च कैसा है ना, काली मिर्च, नीली मिर्च, पीली मिर्च, अगर ये भी आ जाता है तो इसका मतलब क्या है? ये कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। उर्वशी किसकी काव्य कृति है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका है ये? किसने लिखा था? अज्ञे जी ने लिखा था, है ना, या फिर सुमित्रानंदन पंत ने लिखा था, या फिर रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, या फिर कुंवर नारायण ने लिखा था? राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर जी ने उर्वशी काव्य की रचना की थी। कब किया था? सन 1961 में किया था। इसमें दिनकर जी ने उर्वशी और पुरुरवा, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार ये पढ़ाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग। भाई ये आपने शायद पढ़ा हो, मैंने तो इसे पढ़ा हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त है ये, समझ रहे हैं? एक नंबर का ये काव्य है, आप इसे पढ़ सकते हैं, है ना। इसमें किसके बारे में बात की गई थी? तो इसमें उर्वशी और पुरुरवा के प्राचीन आख्यान के एक नए अर्थ में जोड़ना चाहा। उर्वशी क्या है? वीर रस की एक प्रधान रचना है भाई, इसमें वीर रस की बातें की गई हैं, है ना। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते भाई। तो इसका राइट आंसर क्या था भाई? रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी किसकी काव्य कृति है? रामधारी सिंह दिनकर की। सन्यासी का पर्यायवाची क्या होगा? सन्यासी का पर्यायवाची क्या होगा? ढोंगी? बिल्कुल नहीं। बाबा? बिल्कुल भी नहीं। वृद्धा? बिल्कुल भी नहीं। दंडी? दंडी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया भाई दंडी। दंडी का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं, है ना। दंडी, सन्यासी का पर्यायवाची क्या होता है? दंडी। इसके बहुत पर्यायवाची बना सकते हैं, बैरागी, विरत, परिव्राजक, है ना, जो परिवार को त्याग दे, विरत जो सबसे अलग रहे, जो बैराग है ना, जो बैराग को क्या कर ले? ग्रहण कर ले। सन्यासी, दंडी, समझ गए?
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको जब रस पढ़ाया गया होगा तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई होंगी। रस के कितने अस्थाई भाव हैं, रस कितने हैं, कितने उसके अस्थाई भाव है, ये आपको जरूर बताया गया होगा। टोटल आप नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूँ। टोटल कितने अस्थाई भाव हैं? 9। तो रस कितने होंगे? 9, है ना। रति, हरा, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। तो अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होगा दोस्तों? विस्मय। राइट आंसर कौन सा है आपका? कौन सा राइट आंसर भाई? विस्मय कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका अस्थाई भाव क्या हो गया भाई? विस्मय हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? ईश्वरदास, नाभादास, मतीराम या फिर रहीम? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतीराम। ईश्वरदास, नाभादास, रहीम तीनों भक्ति काल के कवि हैं। जबकि अगर मतीराम की बात कर दें तो ये रीतिकाल के कवि हैं भाई, ये रीतिकाल के कवि हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रीतिकाल के कवि हैं। जबकि तीनों जो हैं ईश्वरदास, नाभादास, रहीम, ये भक्ति काल के कवि हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को रोक रोक के आराम से पढ़िएगा। इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन? मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। आपको क्या करना है? अशुद्ध वाक्य का चयन करना है भाई। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। राइट आंसर। बच्चों को काट कर फल खिला दो। ऑप्शन नंबर सी। वह सुंदर दृश्य है। वह अत्यंत बुद्धिमान और बलशाली है। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, पहला पॉइंट जो है, मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, सही है। और बच्चों को काट कर, है ना, बच्चों को काट कर फल खिला दो। मतलब यहाँ बच्चों को काटना नहीं है भाई, यहाँ बच्चों को काट कर फल नहीं खिलाना है। यहाँ क्या कहना चाहिए? बच्चों को फल काट कर खिला दो, है ना, ये होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या है? गलत है। तो जो आपकी गलती है वो क्या है? आप कौन सा वाक्य गलत है भाई? ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को काट कर फल खिला दो। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, रोगी को हिलाकर दवा पिलाएं, है ना, रोगी को हिलाकर दवा पिलाएं। अब इसमें गलती क्या भाई? रोगी को नहीं हिलाना है, दवा हिलाना है। अगर आप क्या कर देंगे, गलती कर देंगे, रोगी को हिला देंगे और दवा पिला देंगे, तो पता चला कि वैसे बीमारी से तो वो नहीं मरा, आपके हिलाने से वो व्यक्ति मर गया। फिलहाल आप किसी के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। आप लोग बहुत काफ़ी दिनों तक जिए, ये मेरी दुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कारवां किस विधा की रचना है? कारवां किस विधा की रचना है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? नाटक, कहानी, उपन्यास या फिर एकांकी है? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, एकांकी। कारवां भुवनेश्वर की किसकी रचना है? भुवनेश्वर की एकांकी विधा है, जो 1935 में प्रकाशित हुई थी। याद रखेंगे, सन 1935 में किसने प्रकाशित किया था? भुवनेश्वर ने। कौन सी रचना है? एकांकी। आगे बात करते हैं किस विधा की है, तो एकांकी की है। राइट आंसर आपका डी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 98 नंबर का क्वेश्चन क्या है? निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त का मतलब पहला वाक्य दूसरे वाक्य से पूरा जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे ऑप्शन दिया है, उत्तर देने का यह ढंग ठीक नहीं। उत्तर देने का यह ढंग ठीक नहीं। अगला क्वेश्चन, उसे गर्व है कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ। उसे गर्व है कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ। अगला क्वेश्चन, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। या फिर आखिरी क्वेश्चन जो दिया है, यह बात सभी को स्वीकार्य है। कौन सा आपको लगा, कौन सा पॉइंट एक दूसरे से मिलता जुलता लग रहा है? मतलब पहले की वजह से दूसरा वाला भी आपको लग रहा है कि ये अगर पहला हटा दिया जाए तो दूसरा अधूरा हो जाएगा, फिर दूसरा हटा दिया जाए तो पहला अधूरा हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो कौन सा है? वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। जैसे दवा लो बुखार कम हो जाएगा, तो इसमें क्या, इस वाक्य में क्या होगा? दवा लो तथा बुखार कम हो जाएगा, है ना। दोनों एक दूसरे से क्या है? जब दवा नहीं लेंगे तो बुखार ठीक ही नहीं होगा, और बुखार ठीक ही नहीं होगा जब दवा नहीं लेंगे, है ना। तो दवा लेंगे तो बुखार ठीक हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? कंजूसी धन से व्यय करने वाला, कंजूसी से जो धन व्यय करता है उसे क्या बोलते हैं? जो व्यक्ति कंजूसी मतलब जो एक तरह से कहे जो कंजूसे है, मतलब बड़ी मेहनत से क्या काम करता है ना,
बड़ी मेहनत से वो क्या काम करता है भैया, पैसा खर्च करता है। हालांकि भाई पैसा वैसा ना बचा के रखिए, है ना, अच्छे जगह पे उसे लगाइए। मैं ये नहीं कह रहा पैसे आप उड़ा दीजिए, है ना, उसे सही जगह पे लगाइए। भाई देखिए, पैसे से पैसा कमाना सीखिए। जिसको पैसे से पैसे कमाना आ गया ना दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वो। ठीक है, फिलहाल कंजूसी से जो धन व्यय करता है उसे क्या बोलते हैं? हाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द उसे क्या बोलेंगे? मित व्ययी बोलेंगे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। उसे क्या बोलेंगे? मित व्ययी बोलेंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषतों की, है ना, विशेषणों की विशेषता बताने वाले को क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? बोलते हैं भाई ऑप्शन नंबर सी, प्रविशेषण बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं? प्रविशेषण बोलते हैं। परिभाषा मैं आपको समझा ही देता हूँ फटाफट अंदाज में। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं, जबकि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष से बोलते हैं। जैसे रोहित बहुत तेज दौड़ता है, एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे रोहित बहुत तेज दौड़ता है, मोहन बहुत तेज गाता है ना, गीता बहुत तेज नाचती है। तो इसमें क्या है? रोहित क्या कर रहा है? विशेष से है, जबकि, है ना, यहाँ रोहित क्या है? विशेष से। बहुत प्रविशेषण है, तेज क्या है? विशेषण है, तथा दौड़ता क्या है? क्रिया। दौड़ना क्या है? एक क्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों? आपका प्रविशेषण। ये थे आपके कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी ये जानकारी पहुंच सके और हमारा वीडियो बनाना सार्थक हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।